मेरे साथ में डॉक्टर आलोक रंजन वर्मा जी हैं, जो बस्ती सदर विधानसभा से बीएसपी के प्रत्याशी हैं। डॉक्टर आलोक रंजन वर्मा डॉक्टर बीके वर्मा के पुत्र हैं और डॉक्टर बीके वर्मा, जैसे कि आप जानते हैं, कि अपनी समाज सेवा के लिए काफी प्रसिद्ध हैं। और डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरा सबसे पहला सवाल यह है कि समाज सेवा में आप भी अपने पिताजी के ही नक्शे कदम पर आगे जा रहे थे और अचानक आप राजनीति में आए और एकदम 30 साल की उम्र में बहन जी ने आपको यहाँ से टिकट दे दिया। जी जी, ये सर हमारा बहुत ही सौभाग्य की बात है कि बहन जी ने हमको आशीर्वाद दिया। और कहीं ना कहीं से हमको परिवार से प्रेरणा मिलती रही पहले से ही। और क्योंकि हमारा परिवार समाज सेवा का काम शुरू से करता रहा, पिताजी तो हमारे पूरे परिवार जी, हमारे बाबा, सब लोग समाज सेवा का ही काम किए। और जिससे प्रेरित होकर के हम भी, मन में तो इच्छा पहले से थी, लेकिन जब हमको सही प्लेटफार्म मिला, क्योंकि इससे अच्छा प्लेटफार्म हमको लगता है नहीं हो सकता राजनीति के लिए, क्योंकि बहन जी का कार्यकाल तो सबने देखा है कि जो प्राथमिकता बहन जी की थी कि भ्रष्टाचार मुक्त, और अपराधी का तो पूछिए मत, किस तरह से कांपते थे। हाँ। और जो बहन जी ने शिक्षा के लिए काम किया, आज तक उतना कोई नहीं कर पाया। बहुत सारी सरकारें आई गई और मौजूदा हालत में आप लोग देख ही रहे हैं शिक्षा और स्वास्थ्य की क्या स्थिति है। ये कोरोना में ही अगर बहन जी के बनाए हुए अस्पताल ना होते तो शायद संभव नहीं था कि जो सेवा हो पाई ये भी आज की मौजूदा गवर्नमेंट कर पाती। जी, बिल्कुल सही बात कही आपने कि जिस तरह से शिक्षा और स्वास्थ्य पे मायावती जी ने कार्य किया, उसका ही एक ये देखा जा सकता है परिणाम कि उसके रिजल्ट्स जो है कोरोना समय में हमने देखे। आपने आपको क्यों लगा कि आपको अभी विधानसभा का चुनाव कॉन्टेस्ट करना चाहिए? इतने कम उम्र में बहन जी ने आपको आशीर्वाद दे दिया। चूंकि समाज में जो हम देख रहे हैं कि ना तो शिक्षा के प्रति, अभी हम बहुत छोटी सी घटना बताएं जो हमारे साथ बस्ती में, कि नाम तो बड़े बड़े दिए गए, लेकिन अगर खेल हो रहा तो ना तो कहीं खिलाड़ी हैं। मतलब 14 गोल्ड मेडलिस्ट हमारे देश में आए, लेकिन बस्ती का दुर्भाग्य रहा कि एक प्रदेश लेवल का भी खिलाड़ी नहीं आ सका। अब जो भी कारण रहा हो, क्योंकि अब हम तो उसमें नहीं थे, लेकिन कारण जो भी हो, लेकिन ये बस्ती का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि इतने ऐसा नहीं है। बस्ती शुरू से विद्वानों का और राजनीतिक गढ़ रहा है, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की धरती कही जाती है। तो ऐसा नहीं है कि बस्ती में किसी भी प्रकार के टैलेंट की कमी है या टैलेंट के लोगों की कमी है, लेकिन सही अवसर ना मिल पाने पे, सही प्लेटफार्म ना मिल पाने से बहुत सारे लोग नहीं आगे आ पाए। और हमको लगा कि बहन जी के नेतृत्व में हम अच्छा कर सकते हैं, तो हमको बहन जी से आशीर्वाद मिल गया तो हम राजनीति में आ गए। जी, बहन जी से आशीर्वाद मिला तो बिल्कुल 30 साल की उम्र में राजनीति में आ गए और अभी विधानसभा का चुनाव भी कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। मेरा ये सवाल है कि जिस तरह से आप बस्ती विधानसभा से आप चुनाव कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, किस तरह के मुद्दे हैं आपके प्रचार के लिए? किस तरह से आप लोगों के पास जाकर वोट की अपील कर रहे हैं? पहला तो हमारा मुद्दा यही है कि बिना शिक्षा के कुछ भी संभव नहीं है। जैसा कि बाबा साहब बहुत पहले ही कह चुके हैं कि शिक्षा ही वो ज्ञान है, और कि जो उसको पिएगा वो दहाड़ेगा, जो नहीं पिएगा वो पीछे रह जाएगा। तो पहला मुद्दा तो हमारा शिक्षा है। दूसरा मुद्दा हमारा स्वास्थ्य है। और उसके बाद जो समाज में आज चल रहा है कि केवल जातिवाद की, धर्म की राजनीति हो रही है, हमारे हिसाब से ये मानव समाज के लिए, मानव जात के लिए बहुत उचित या उत्तम नहीं है। तो हमारा मुद्दा तो यह है कि मानव जात के लिए जो भी कार्य सही हो, वही हमारा सही मुद्दा है, जिनमें सबका विकास, जैसा बहन जी का पहले से ही नारा रहा है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के ही निर्देशों पे हम अपना मुद्दा रखें।
यस, एक युवा नेता कैसा होना चाहिए? आप देख सकते हैं कि उनका विजन बिल्कुल साफ है, स्पष्ट है कि शिक्षा के ऊपर उनका काफ़ी फ़ोकस है और वो चाहते हैं कि इनके प्रदेश के, इनके विधानसभा के युवा जो हैं या जो लोग हैं वो शिक्षित हो, आगे बढ़ें और इसी तर्ज पे जो है उनके विकास के मुद्दे हैं। ये बहुत अहम बात है कि एक युवा इस तरह से सोचता है कि उनका विकास का मुद्दा शिक्षा होना चाहिए, धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए, नफ़रत की राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह के ही युवा की ज़रूरत आज देश को है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से प्रदेश में कहा जा रहा है कि फ़र्क साफ है, नारा दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि पूर्व की सरकारों में जो है काफ़ी भ्रष्टाचार था, काफ़ी गुंडागर्दी थी, कई तरह की बातें कही जा रही है और कहा जा रहा है कि ये सरकार जो है विकास की राह पे है। आप क्या सोचते हैं? नहीं, बिल्कुल जो आप सही कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। चूँकि आज कभी समय था कि जवानों का देश कहा जाता था, किसानों का देश कहा जाता था, विज्ञान का देश कहा जाता था। लेकिन आज मौजूदा हालत में किसान भी मारे जा रहे हैं। आपको पता ही होगा, साल के ऊपर हो गया, 1 साल से ज़्यादा आंदोलन हो चल गया, रहा है। आंदोलन चल रहा है। तो कहीं न कहीं से किसान भी पूरी तरह से परेशान है। जवान भी कई देखिए मैदान में आए और उनको किस तरह से उनकी बोलती बंद कर दी गई। और जब शिक्षा नहीं होगा, बच्चों का सही प्लेटफ़ॉर्म खेलने के लिए नहीं मिलेगा, स्वास्थ्य नहीं सही होगा, तो कहीं न कहीं से हमारे देश का जो वैज्ञानिक रूप से भी हमारा देश पीछे जाएगा। और अगर देश को आगे ले जाना है तो ये तीनों नारा होना चाहिए, जय जवान, जय किसान, जय जय विज्ञान, विज्ञान। जो कि आज इस सरकार में इस नहीं है। सरकार के का ये मुद्दा नहीं है। हुँ, अगर हम डीपली जाएँगे तो केवल जो मुद्दे हैं वो सारे लोगों को पता है कि धर्म को अगर छोड़ दिया जाए हुँ, तो ना तो कहीं विकास है, ना कहीं आवास है, ना कहीं। बाकी हम तो गाँव में जा रहे हैं। हुँ, स्वच्छता का बहुत सारा अभियान चलाया गया, हुँ, लेकिन कोई ऐसा गांव, कोई ऐसा गली नहीं है जहां पे स्वच्छता दिखी हो। या जो कि ये अभियान सबसे पहले गाडगे जी का था, संत मार्के महाराज। संत गाडगे जी का, जिनका आज कहीं कोई नाम नहीं ले रहा है, लेकिन वास्तविक रूप से पहला नारा उन्होंने ही दिया था और स्वच्छता का अभियान उन्होंने ही चलाया था। और लेकिन उसको बहुत सारा ध्रुवीकरण करके अलग-अलग लोगों ने अपना नाम दिया और कहीं न कहीं से बहन जी के नारे को ही लोगों ने कॉपी करके अपना नारा बनाया। तो इस देश का इतिहास रहा है कि जो विकास पुरुष रहे हैं, उनका एकीकरण कर के उनको केवल एक पर्चे के रूप में या स्तंभ के रूप में घुमाया जा रहा है, ना कि उनके विचारधारा को घुमाया जा रहा है या उनके कार्यों को बताया जा रहा है। जी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से आपने अपनी सारी विज़न सामने रखा, अपनी भावनाएँ व्यक्त की। जिस तरह से हम देखते हैं मीडिया में कि ये कहा जा रहा है कि बीएसपी कहीं रेस में नहीं है और जबकि हकीकत ये है कि बीएसपी ग्रास रूट पे काफ़ी मज़बूत होती है। 2007 में भी हमने देखा कि बीएसपी के बारे में यही कहा जा रहा था, लेकिन तब पूर्ण बहुमत के साथ बीएसपी सत्ता में आई थी। तो आपको क्या लगता है, जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि बीएसपी कहीं नहीं है, मीडिया में ये दिखाया जाता है, ग्रास रूट पे आप किस तरह से देखते हैं बीएसपी के काम को? नहीं, अगर वास्तव में बात किया जाए तो एक्चुअल में बीएसपी के अलावा ग्रास पे कोई है ही नहीं। हुँ, नहीं, ये कौन कह रहा है? हुँ, ये मीडिया है तो कह रही है। हुँ, और मीडिया किसकी है? हुँ, मीडिया क्यों हमारी बात करेगी? हुँ, कहीं मीडिया हमारी बात क्यों करेगी? अच्छा। और आप आम जनता में जाइए, पब्लिक में जाइए। अभी हम आपको उदाहरण तौर पे बताएं, बस्ती में 29 दिसंबर को हुँ, सतीश मिश्रा जी का रैली हुआ था, जो कि उस दिन मौसम बहुत खराब था, हाँ, बारिश भी बहुत थी हुँ, और सर्द भी बहुत था। हुँ, और बस्ती में बीएसपी की कोई भी रैली हुई है, हुँ, जो भीड़ उस दिन देखने को मिली कि हमारे तमाम पार्टियों ने बहुत सारी रैली, गवर्नमेंट का भी पैसा खर्च करके कराया, बहुत सारे आर्टिफिशियल भीड़ इकट्ठा की गई, किसी न किसी नाम को रख करके, किसी न किसी सरकारी प्रोग्राम को दिखा करके। लेकिन जो भीड़ उसमें उमड़ के गई कि
दसियों हजार से ऊपर भीड़ थी, जिसमें लोगों को बैठने तक का जगह नहीं था। लेकिन कहीं ना कहीं से जो उत्साह देखने को मिला और मौजूदा गवर्नमेंट के प्रति जो विरोध देखने को मिला, इससे ये सीधा साफ होता है कि आज आर्टिफिशियल भीड़ को हटा दी जाए, आर्टिफिशियल बात को हटा दी जाए, तो बीएसपी के अलावा कहीं कोई है नहीं। और बाकी जनता आपके सामने फैसला देगी ही। बहुत दिन नहीं है, बहुत कम समय में आपके सामने आएगा कि क्या सही है। बाकी तो अब मीडिया आप हैं। जी बिल्कुल, आपने बताया कि बीएसपी के कार्यकर्ता कितने कर्मठ हैं और इतनी सर्द में, इतनी सर्द हवाओं में और बारिश में भी डटे रहे। और बीएसपी की जो सभा हुई थी 29 दिसंबर को यहाँ पर, वो अपने आप में एक ऐतिहासिक सभा थी। और इस तरह से बस्ती जिले में जो है बीएसपी का जनाधार काफ़ी स्ट्रांग है। इस तरह की बातें जो है डॉक्टर आलोक रंजन वर्मा ने कही है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि समाजवादी पार्टी का भी एक विकल्प लोगों के सामने अभी फिलहाल है, और जिस तरह से बीएसपी के कई लोग भी समाजवादी पार्टी में ज्वाइन कर चुके हैं, तो आपको क्या लगता है समाजवादी पार्टी आपके लिए कहीं ना कहीं एक चैलेंजिंग पार्ट हो सकती है? नहीं, ऐसा ये तो निर्णय आम जनता करेगी। लेकिन जो आप बता रहे हैं विकल्प हमेशा आदमी वही चुनता है जिसमें उसका भविष्य हो, अच्छा। उसके बच्चों का भविष्य हो, हमारा भविष्य हो, हमारे लोगों का भविष्य हो, जो मानववादी सोच की बात करे, ना कि भ्रष्टाचार की बात करे, गुंडाराज की बात करे। और आज हमको बताने की ज़रूरत नहीं है जी, ये सबके सामने है कि कौन डर रहा है और कौन। समझौते तो बहुत लोग करते हैं, बहन जी ने कहीं पे अपने विचारधारा के साथ कोई समझौता नहीं किया है, ना अपनी राजनीति के साथ कहीं समझौता किया है। तो ये तो मुद्दा साफ है कि मजबूत कौन है, कमजोर कौन है, ये हमको कहने की जरूरत नहीं। बिल्कुल, मुद्दा साफ है, मजबूत कौन है, कमजोर कौन है, धरातल पर कौन है। इस तरह की बातें डॉक्टर आलोक रंजन वर्मा ने कही। डॉक्टर साहब, आप हम अंतिम पड़ाव पे हैं और आपने बहुत अच्छी बातें जो है हमारे साथ में साझा की, शेयर की। एक अच्छा कॉन्फिडेंस भी आपके साथ सामने है। आप अगर इस विधानसभा से चुनकर जाते हैं, तो आपकी इस विधानसभा के डेवलपमेंट के बारे में क्या विजन है, क्या सोच है आपकी? सबसे पहले तो हमने जैसे पहले ही बताया कि बस्ती में किसी भी टैलेंट की कमी नहीं है। लेकिन यहाँ पर कभी ने जो भी लोग पहले से रहे, उस टैलेंट को पहचानने की कोशिश नहीं की। तो जिन बच्चों को यहाँ से बाहर जाना पड़ता है, अभी ना तो बस्ती जिले में कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है, और जो स्थिति मेडिकल का है सारे लोगों के सामने है कि अभी कोरोना काल में बस्ती जिले में हमको नहीं लगता गवर्नमेंट का एक भी वेंटिलेटर चल पाया, चाहे वो जिला अस्पताल की बात हो, चाहे मेडिकल कॉलेज की बात हो। तो कहीं ना कहीं से ये आम जनमानस के लिए सारी चीज़ों को हमको सुधार करना पड़ेगा, जिसमें जो हमने पहले अपना विचारधारा बताया उस सब उसमें समाहित हो जाता है कि सर्वांगीण विकास तभी होगा जब हमारी। आपने जो इस अब तक की जो बातें कही, आपने अपने व्यक्तित्व के बारे में, अपने लोगों के बारे में अपने विचार रखे। मैं जानना चाहता हूँ कि अगर आप विधायक चुनकर आते हैं, तो बस्ती के विकास के बारे में आपने क्या सोच रखी है, क्या विजन है आपका? सर, सबसे पहले तो हमने जैसे बताया कि बिना एजुकेशन के कुछ भी संभव नहीं है, और सर्वांगीण विकास तभी हो सकता है जब हमारा स्वास्थ्य सही हो, शिक्षा सही हो, मानसिक रूप से सही हो, हेल्दी हो। तो इस सारे चीज़ों के लिए अच्छा प्रयास किया जाएगा कि जिन चीज़ों के लिए अभी तक हमारा ज़िला कहीं ना कहीं से वंचित रह गया, चाहे वो इंजीनियरिंग के लिए हो, अभी तक बस्ती ज़िले में कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं, अच्छा, गवर्नमेंट या प्राइवेट कोई नहीं। दूसरा, अभी कोरोना काल में चाहे हम मेडिकल कॉलेज की बात कर लें या जिला अस्पताल की बात कर लें या जितने भी गवर्नमेंट की सुविधा है, कोरोना काल में एक भी वेंटिलेटर बस्ती जिले में नहीं चल पाया। ये बस्ती जिले का दुर्भाग्य रहा कि मौजूदा सरकार ने व्यवस्था नहीं कर पाई। तो इन सारे मुद्दों को हम लेकर के और कोशिश करेंगे कि हर व्यक्ति तक वो सुविधा पहुंचाई जा सके जो हर व्यक्ति का मूल अधिकार है, उसकी ज़रूरत है, चाहे वो स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो या
और बहन जी के कार्यों में पहले भी आप लोगों ने देख ही चुका है कि चाहे वो आवास का मामला हो या फिर स्वच्छता का हो या लाइन ऑर्डर का हो या महिलाओं की सुरक्षा की बात की जाए या बालिकाओं की पढ़ाई की बात की जाए, तो ये सारे मुद्दे हम और करेंगे। कवर कर करके और लोगों की सेवा करेंगे। बिल्कुल, एक बहुत ही नेक और निहायती सोच इस युवा के माध्यम से हमने देखी कि ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं। अब तक जो हम लोग मिले हैं, उसमें से इस युवा का जो एक नज़रिया है समाज के प्रति देखने का कि शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोज़गार हो, बच्चों की शिक्षा हो और ह्यूमन डेवलपमेंट पे सबसे ज़्यादा फ़ोकस इनका है। और एक बहुत ही होनहार और प्रतिभावान युवा जो है, जिन्हें बीएसपी ने बस्ती से टिकट दिया है। हम आपके लिए मंगल कामनाएँ व्यक्त करते हैं। आप हमारे बीच में आए, हमसे बातें की, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।